बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MGT 401 के लेसन नंबर चैप्टर नंबर 2 की। इसमें टॉपिक्स हमारे पास 18 से लेकर 61 तक है। आज हम कोशिश करेंगे कि अपने 18 से लेकर 40 तक जो टॉपिक है ना उसको एक लेक्चर में ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, 30 प्लस मिनट्स पे चला जाएगा, लेकिन चीजें इसमें काफी हैं तो हम उनको कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट डिस्कस करने की। एक और चीज आपको क्लियर करता चलो स्टार्टिंग में ही, कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उनको स्किप करूंगा, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो चीजें आपके काम की नहीं है। काम की होंगी तो हम जो चीजें काम की हैं उनको लाजमी डिस्कस करेंगे। ठीक है। टाइम जाया किए बगैर टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास टॉपिक नंबर 18 है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी IAS 01 में इसके हवाले से बात है। ये आपका एक MCQ भी है, इसको ध्यान में रखिएगा कि किस IAS में प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से जिक्र है। ये MCQ के हवाले से आप याद रखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं उस पर थोड़ी सी बात हम करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस गिवन है तो यहीं पे बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल मेरे ख्याल नीचे जगह काफी है। जी बिल्कुल, नीचे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है MGT 101 का अच्छे तरीके से, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उससे टी अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। जब ट्रायल बैलेंस बन गया तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद ऑनर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ये चार स्टेटमेंट बनती हैं, और एक पांचवा पोर्शन इसका होता है जिसमें इन सब की डिटेल होती है, दैट इज कॉल्ड नोट्स। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास प्रीवियस थोड़ा सा पीछे है तो कुछ रूल्स की बात कर रहा है कि जो जनरल फीचर्स हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स। जनरल फीचर्स में आ जाए कि फेयर प्रेजेंटेशन, हम अपने बिजनेस की हर चीज को फेयरली प्रेजेंट करते हैं। हम इसमें मेंशन करते हैं हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। फिर हमारी जो अकाउंटिंग का बेसिस होता है वो अक्रूवल बेसिस होता है, क्योंकि अकाउंटिंग दो तरह की है, एक कैश बेसिस है और एक अक्रूवल बेसिस है। कैश कैश बेसिस हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा अक्रूवल बेसिस ही यूज करते हैं। ठीक है। ऑफसेटिंग है, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, कंप्रिहेंसिव एंड सो ऑन। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलेंगे जी। जो काम की बात है उस पर हमने कर लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन है, कंप्लायंस। अब देखिए ये एक एक टॉपिक आता जाएगा, ये चीज नीचे पे बातें मैं इसकी छोड़ के आगे चला गया, क्योंकि हर एक पे एक टॉपिक आना है और उस पर हमने डिटेल में बात करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले आ गई फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस विद IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इसके साथ कंप्लायंस होती है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन को हमारे काम की है। उसमें बात आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ IFRS विद एडिशनल डिस्क्लोजर व्हेन नेसेसरी इज प्रिज्यूम्ड टू रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट अचीव अ फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जिसके अंदर हर चीज हम डिनोट, जो जो जरूरी चीज है हम डिनोट करते हैं। ठीक है। डिस्क्लोज करते हैं। उसमें हमारे पास क्या कुछ होता है? एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, इक्विटी है। नेक्स्ट आ जाएंगे जी, कंप्लायंस विद IFRS क्या होता है? एन एंटिटी complying with IFRS must make an explicit and unreserved statement for such compliance in the notes। यानी कि वो हर चीज को नोट्स के अंदर, यानी स्टेटमेंट की ईच एंड एवरीथिंग नोट्स के अंदर डिस्प्ले करेंगे, और जो जो चीजें वो फॉलो कर रहे हैं उनको नोट्स में शो ऑफ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक नंबर 20, गोइंग कंसर्न। इसकी भी डेफिनेशन हमारे काम की है। गोइंग कंसर्न होता है कि बिजनेस जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक, ये कंटिन्यू रहेगा फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे,
अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा मैं आपको बता के पीछे आया हूं, लेकिन हम आगे प्रोसीड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आर टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी इसमें कैश बेसिस भी आता है, इसमें क्रेडिट्स भी आते हैं, हर चीज अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग बेसिकली होती है। पहले कैश बेसिस में आओ तो अक्रूवल आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर कैश का लेन देन हुआ है। आपने उधार में सेल्स किए हैं तो कैश 1 रुपए का रिसीव नहीं किया, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग कहती है। आपने तब तक सेल्स को नहीं लिखना जब तक कि आपको वो कैश मिल नहीं जाता। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ये कहते हैं कि जिस टाइम इवेंट अकर हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है, उसको फौरन रिकॉर्ड करो। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब देखिए एक्सेप्ट कैश फ्लो उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि कैश फ्लो में तो काम ही है कैश कहां से आया, कहां गया। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हमें शो ऑफ करना होता है, इसलिए इसके अलावा जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी अक्रूवल बेसिस पर बनती हैं। आगे आएंगे हम टॉपिक नंबर 22 पे, मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन। इसमें भी इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। मटीरियलिटी कहते हैं कि फिजिकल आप ना भी हो तो जिसकी को प्रॉपर वर्थफुल थिंग को मटीरियल कहते हैं। मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल चीज है जिस तरह रॉ मटेरियल होता है। यहाँ पे मटेरियल का मतलब वो रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे मटेरियल का मतलब वर्थ रखने वाली चीज है। इफ अ लाइन ऑफ आइटम इज नॉट इंडिविजुअली मटेरियल, इट इज एग्रीगेटेड विद अदर आइटम्स आइदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन नोट्स। यानी कि कोई चीज समटाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन उसकी डिटेल आपको नोट्स में लाजमी मिल जाएगी। यहाँ कोई चीज शो ऑफ नहीं हो रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन वो नोट्स में आपको जरूर मिल जाएगी। Financial information is material if its omission or misstatement would influence or change the economic decision of users। अब देखिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा मटेरियल होती है, और कब तक मटेरियल, जब तक अगर उसमें कोई मिशन या मिसस्टेटमेंट का आंसर होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम ना आए तो फिर वो मटेरियल नहीं है। और हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसका कंपनी के कोई ना कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे टॉपिक नंबर 23 है जी हमारे पास, ऑफ सेटिंग। अब ऑफ सेटिंग क्या होता है? ऑफ सेटिंग कहते हैं कि एडजस्ट होना। इन शॉर्ट कि देखिए रेवेन्यूज के साथ एक्सपेंसेस को हम एडजस्ट करते हैं, एसेट्स के इक्विवेलेंट हम लायबिलिटीज को या अर्नर्स इक्विटी को लिखते हैं, जिसको कुछ हद तक ऑफसेटिंग कह सकते हैं। वैसे ज्यादातर ऑफसेटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होती है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपस में ऑफसेट होती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस आपस में ऑफसेट होते हैं। मे नॉट बी ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर अनलेस रिक्वायर्ड परमिटेड बाय आईएफआरएस। ठीक है, ये तब तक ऑफसेट नहीं होगा जब तक आईएफआरएस आपको अलाउ नहीं करता। आइए, ऑफसेटिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अलाउड इन रेयर सर्कमस्टेंसेस व्हेन इज मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये बात एक और चीज में पॉइंट जो है वो ये चल रहा है। देखिए सम टाइम हम कोई इनकम हुई है और उसके साथ एक्सपेंस हो गया तो हम कहते हैं चलो यार इनकम थी उसके बराबर एक्सपेंस हो गया, तो उसको नहीं डिस्कस करते। ऐसा नहीं, हर चीज आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट आता है जी। अच्छा, अब ऑफसेटिंग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजेबल भी रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं गूगल अंकल के पास, तो उनसे पूछते हैं व्हाट इज मींट बाय ऑफसेटिंग इन अकाउंटिंग। उसने खुद ही दे दिया। Offsetting means reducing or cancelling out one financial entity by recording an equal but opposite entity in other accounts। यही मैंने आपको बताया कि अगर एक रेवेन्यू है उसकी इक्वल ही एक्सपेंस है तो हम उनको ऑफसेट कर देते हैं। हम कहते हैं ये दोनों बराबर है तो उनको छोड़ो, डिस्कस ही क्या करना है, अगली तरफ चलते हैं। ये होता है ऑफसेटिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट वापिस आते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। An entity should be present a complete set of financial statements at least annually। एक एंटिटी जो है वो प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम से कम एनुअली। वैसे तो आजकल क्वार्टरली स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो रही हैं, हर 3 महीने बाद हमारी स्टेटमेंट्स पब्लिश होती हैं, लेकिन कम से कम एनुअली उनका पब्लिश होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक नंबर 25 आ गया हमारा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड फॉर ऑल अमाउंट्स
प्रेजेंटेड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, यानी कि किस इंफॉर्मेशन को किसके साथ कंपेयर किएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि करंट ईयर कंपेयर विद करंट ईयर, इसी साल को इसी साल में ही कंपेयर करना है, इसी साल में डिस्क्लोज करना है, हर चीज इस साल में शो ऑफ करनी है। दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। हाँ, ये कोर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती है कि हम करंट ईयर को पिछले साल में, अच्छा ये कंपैरेटिव जो है, सॉरी मैं वो और चीज आ जाती है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस पीरियड शुड बी डिस्क्लोज फॉर ऑल अमाउंट्स प्रेजेंटेड इन द करंट पीरियड। पिछले साल को इस साल, पिछले साल हमारे नेट करंट एसेट्स नॉन करंट 1800 के, अब 2000 के हो गए, करंट 1000 के 700 के रह गए, इक्विटी 950 की 1500 की होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी 1050 थी 700 रह गई, करंट लाइबिलिटी 800 थी 500 रह गई। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की कंपेरेबिलिटी है। फिर हमारे पास टॉपिक नंबर 6 आ गया, 26, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है कि प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। हाँ, ये बात एक बड़ी काबिल गौर है। आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल ही पैदा होगा, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी कहाँ से? तो हम यहाँ गूगल अंकल से पूछ लेते हैं कि मुझे चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटक सीमेंट। ले जी, हमें ये देखिए जी, एनुअल रिपोर्ट 2023। हम अटक सीमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, उनके अपलोड्स में 2023 की रिपोर्ट मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए, ये इसके अंदर जितनी भी आपकी बैलेंस शीट की दूसरी आइटम्स लिखी होंगी, मैं आपको एक दफा एक्चुअल रियल टाइम पिक्चर दिखा देता हूँ तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। हम पेज नंबर 79 पे चलेंगे। ये देखिए जी, आपके पास ये तो थोड़ा पहले उनको कारपेंट्री है। अब देखिए नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में चीजें इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, लोन एडवांसेस है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी चल रही है। 2022 में भी यही चीजें लिखी हुई हैं, 23 में भी लिखी हैं, आगे 24 में भी यही होंगी, 25 में भी यही होंगी। अमाउंट्स लिख रहे डिफरेंट होंगी, ये आइटम सेम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आगे हमारे पास आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, उसमें हम पीछे भी बात करके आए। टोटल हमारे पास 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और 5वें नोट्स होते हैं। उनमें से 2 स्टेटमेंट्स, एक तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें डिस्कस करनी है और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्कस करनी है। अच्छा जी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लिस्टेड कंपनीज आईएफएस एंड फोर्थ शेड्यूल। जी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो है, लिस्टेड कंपनी 4th शेड्यूल में डिस्कस हुआ है। लॉन्च पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी इनका 5th शेड्यूल में डिस्कस हुआ है। लार्ज साइज कंपनी का 5th शेड्यूल में डिस्कस हुआ है। जिसका पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन, यानी कि मोर देन 200 मिलियन है और टर्नओवर 1 बिलियन है, या एम्प्लॉय 750 से ज्यादा है, उनका भी, उनको डिस्कस अलग किया गया है। फॉरेन कंपनी टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा है, उनको अलग डिस्कस किया, और जिसका टर्नओवर 200 मिलियन से ज्यादा हो और 1 बिलियन से कम हो, उसको सेपरेट डिस्कस किया गया। मीडियम साइज कंपनी जो है वो IFRS फॉर MNCs, इनके लिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर डिस्कशन हुई है, और 5th शेड्यूल में इनके बारे में भी डिस्कस है। ठीक है, इसी तरह ये स्मॉल साइज कंपनी का AFRS, फिर SSC, और फिर 5th शेड्यूल। खैर वो ये को काम का नहीं था, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। काम की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 29, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। अब ये एक है, मैंने आपको रियल टाइम ओपन करके दिखा दी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें सबसे पहले ये एक्चुअली एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसकी अटक सीमेंट की अभी आपके सामने मैंने इसको सर्च करके निकाला है। नॉन करंट एसेट्स लिखे हुए हैं, 2022 में ये अमाउंट थी, 2023 में ये हो गई, यानी कि 26 मिलियन था ऑलमोस्ट, और ये 31 मिलियन हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये तकरीबन 1.87 मिलियन की थी, और वो ये रह गई जस्ट 57 लैक्स की। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस जो हैं वो 64,000 के, वो 53,000 के रह गए। तो इसी तरह से फिर करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, लोन एडवांसेस, शॉर्ट टर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर दूसरी साइड पर आ जाए, टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए, ये अमाउंट्स आ गए।
फिर आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले तो शेयर कैपिटल शो होगा, क्योंकि इनको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी में लिखते हैं, तो ये वहीं से कैलकुलेट करके यहाँ ला के लिखा गया है। इसलिए तो इसमें वो रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स इन चीजों का जिक्र नहीं है, क्योंकि उनका जिक्र स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में। लाइबिलिटीज में आ जाएंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, ये वो आइटम्स हैं। करंट लाइबिलिटीज हैं, ये उनकी आइटम्स हैं। तो एक आध आइटम दूसरी कंपनी के साथ इनकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोस्टली कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जो है इसी तरह की होती है। ठीक है, आगे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले वापस आते हैं। A company is allowed to use presentation based on liquidity instead of current or non-current assets. कंपनीज को लो है कि वो लिक्विडिटी के तौर पर चीजों को शो कर सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉन करंट और करंट एसेट के तौर पर ही दिखाया जाता है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इक्विटी और लायबिलिटीज में क्या कुछ आता है? शेयर कैपिटल आएगा, उसमें कैपिटल रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स हैं और शेयर कैपिटल है। और लायबिलिटी साइड पर नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज है। ये मैं आपको भी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे भी यही यूज आएगा। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे पास एक उसने ट्रायल बैलेंस दिया और वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास आ गया फिक्स एसेट्स हैं 30,000 के, इंटेंजिबल एसेट, अच्छा फिक्स एसेट्स डायरेक्टली फिक्स एसेट में हम लिख दिए होंगे, ये 30,300। फिर इंटेंजिबल एसेट भी नॉन करंट का हिस्सा है। फिर आ जाएगा हमारे पास इन्वेंट्रीज है, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और लॉस यहाँ नहीं लिखा जाएगा। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस। अब नीचे आ जाए, देखिए जी हमारे पास ये इन्वेंट्रीज 4600, ट्रेड रिसीवेबल 7600, कैश 700। आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये सारी चीजें तो हम लिख चुके हैं, तो फिर हमें लॉस क्यों नहीं लिखा? सवाल पैदा होता है। तो बेसिकली लॉस का ताल्लुक कैपिटल के साथ या रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ है। अगर रिटेन्ड अर्निंग गिवन है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग के साथ है। तो ये कहीं रिटेन अर्निंग 15,000 के, इनमें से 3200 माइनस करके हम रिटेन अर्निंग लिखेंगे। मैं नीचे आता हूँ, आपको खुद ही मिल जाएगा। अब इसमें पेड अप कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग, ये तीनों और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये चारों चीजें हम शेयर कैपिटल के एड में लिखेंगे, इक्विटी के एड में। शेयर कैपिटल रिजर्व में ये चार चीजें आ गई। अब देखिए यहाँ पे रिटेन अर्निंग आपकी 11,800 की लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें 3200 माइनस कर दिया गया 15,000 में से। यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ, 15,000 माइनस 3,200। ठीक है जी। फिर आ जाएगा लाइबिलिटीज, आ जाए वापस आते हैं जी। देखिए जी, लोन सर्टिफिकेट्स ये भी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और बैंक बोरिंग ये भी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म, ये भी लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म और ये शॉर्ट टर्म, ये करंट लाइबिलिटी कहलाए, बल्कि सी लिखते हैं, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। नीचे आते हैं जी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन है, बोरिंग है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स और टैक्स पेबल है। देखिए दोनों साइज का बैलेंस 62,500 और 62,500 ही है। ऊपर ज्यादा था, 65,700 था, वो इस वजह से कि ये 3200 बीच में से निकल गया है, इस वजह से दोनों तरफ का बैलेंस कम आया। नेक्स्ट आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। अब उसमें बेसिकली होना क्या है कि मोटे मोटे लफ्जों में कह रहे हैं कि रेवेन्यूज में से हमने अपने तमाम खर्चे माइनस करने हैं, कोई अदर इनकम है तो वो ऐड करनी है, कोई टैक्सेस हैं तो वो माइनस करने हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी। अब हम एक दफा अटक सीमेंट की देखते हैं स्टेटमेंट। देखिए जी, यहाँ पे रेवेन्यू, इसको सेल्स भी कह सकते हैं आप। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसको कॉस्ट एस सीजीएस भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों तीनों चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और अदर एक्सपेंसेस, ये हमने माइनस किए। और अदर इनकम कोई और हमें आई है तो वो ऐड बैक कर देंगे, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं।
इसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे, शेयर ऑफ नेट इनकम एसोसिएटेड विद अकाउंट्स इन यूजिंग इक्विटी मेथड, वो शेयर है इनकम का, वो यहाँ पे ऐड किया, तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ गया। लेस इनकम टैक्स माइनस एक्सपेंस माइनस करेंगे इनकम टैक्स प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आपका आ गया। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये अटक सीमेंट की मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको कोई हैंड आउट्स नहीं पढ़ा रहा, इसलिए ये कोई होगा उनका को अपना हिसाब था, इसलिए इसका अंदाजा इतना मुझे नहीं है। फिर आए थे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम लॉस, वो क्या है, रीमेजरमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस हम अपने हैंडआउट्स में पढ़ते हैं कि वहां पे हमारे पास ये कंप्रिहेंसिव इनकम क्या है। देखिए ये चीजें तो हम सीख चुके हैं, हम आते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं ये भी हम सीखे। हाँ कंप्रिहेंसिव इनकम, कंप्रिहेंसिव इनकम कौन कौन सी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं या जो फिजिकल एसेट्स हैं, उनको अगर हम रीवैल्यू करते हैं तो उनका कोई वैल्यू में इजाफा आता है, तो वो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस कहलाता है, उसे कंप्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। उसके बाद सेकंडली है गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ठीक है जी, ओसीआई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है। और कोई फाइनेंशियल एसेट पे को गेन आ जाता है सेल परचेज पे या लॉस आ जाता है, तो वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, ये जी फॉर्मेट आ गया, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, यही कुछ आपको रियल टाइम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ओके हो गया, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, 34 है, ये भी ऐसे ही है। 35 पे आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हमारे पास। अब इसमें इसने हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, तो ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स कुछ है ना, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। इसमें हमारे काम की चीज है सेल्स, फिर हमारे काम की चीज ये सारी है जी, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, इन्वेंट्री आ गई, यानी कि सारी चीजें आएंगी। सेलिंग कमीशन है, मार्केटिंग एक्टिविटीज है, स्टाफ सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और टैक्स सर्टिफिकेट है, टैक्स एक्सपेंस सॉरी। ये सारी चीजें हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की है। नीचे आते हैं जी, देखते हैं रेवेन्यू 40,000 का था, लेस्ट कॉस्ट ऑफ सेल 26,650 की, कैसे कि हाँ 26,650 की, ये सारी एडजस्टमेंट उसने खुद ही पहले ही कर ली है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस माइनस किए, तो हमारे पास नेगेटिव में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स एक्सपेंस 2760 है, तो 3200 हमारा नेट लॉस आ गया इस साल का। ठीक है जी, अब देखिए यही 3200 लॉस ऊपर आए हैं पीछे, मैं आपको क्वेश्चन जो हमने किया था वहां दिखाता हूं। ये देखें जी, इसके अंदर डायरेक्टली उसने नेट लॉस लिख दिया था, ना कोई सेल्स यहाँ थी ना बाकी एक्सपेंसेस थे। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है इस क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट बना चुका था, जो यहाँ पे आगे जाकर उसने हमें दिखाई है। ठीक है, ये देखिए इन सबको एडजस्ट करने के बाद जब अब 3200 लॉस है, वो इन सबको रिप्लेस करके खाली लॉस यहाँ लिख देंगे तो आपके सारे एसेट्स पूरे हो जाएंगे। जी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है कि जो गुड्स हमने बेची हैं, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, जो गुड्स बेची हैं उन गुड्स की कॉस्ट कैसे निकलती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारे पास पहले से जो इन्वेंट्री थी वो लेंगे, इस साल जो भी परचेजेस की हैं उनको ऐड करेंगे, और फिर इस साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री साल एंड पे बच गई है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो गुड्स आ जाएंगी जो कि हमने बेच दी है। ठीक है ना, कुछ पहले पड़ी हुई थी, फर्ज करिए हमारे पास किसी प्रोडक्ट के मिसाल ले लेते हैं, मोबाइल्स की बात कर लेते हैं कि हमारी शॉप पे यकम तारीख को 20 मोबाइल पड़े हुए थे, पूरे साल में हमने तकरीबन को 600 मोबाइल खरीदा है, तो टोटल हमारे पास पूरे साल में 620 मोबाइल हो गए। मंथ गुजरा तो हमारे पास रिमेनिंग 35 मोबाइल पड़े हुए हैं, 620 में से 35 माइनस कर दे तो हमारे पास हमने पूरे साल में 585 मोबाइल बेचे हैं, उनकी कॉस्ट से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स आ जाएगी। ठीक है जी,
नेक्स्ट आते हैं टॉपिक नंबर 36 पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की हमारी चल रही है। इसमें आइटम्स जो भी शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली विच इज साइज। अच्छा, कुछ भी काम का नहीं है, आगे प्रोसीड करेंगे। मैं ये फिर बता दूं, ये चीजें बिल्कुल काम की नहीं है, इसीलिए मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, काम की होती तो मैं आपको बता के सिखा के फिर चलता। अब कुछ ऑफसेटिंग आइटम्स के हवाले से बात करने लगा, ये चीजें हमें थोड़ी सी पढ़नी है यहाँ पे। Offsetting means to present the items of income and expenses by netting off, that is, by subtracting income from expenses or by subtracting expense from income. Ordinary offsetting is disallowed. Ordinarily offsetting allowed नहीं होती, लेकिन हम रूटीन में अपने रेवेन्यूज में से रियल टाइम एक्सपेंसेस जो कि अलाउ है, हम उनको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मटेरियलिटी रोल प्ले करता है। Usually, when more than one event occurs in the same accounting period, losses and gains on disposal of non-current assets are reported on the net basis because they are not material individually comparing। अच्छा, वो कहते हैं साल के दौरान आपके इवेंट्स ज्यादा अकर हुए हैं, तो मैं जो नेट वैल्यूज हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शो करनी है। ज्यादा डिटेल नहीं बतानी है, ज्यादा डिटेल्स के लिए फिर हम नोट्स में चले जाते हैं। IES 1 further clarify that when items of income and expense are offset, the entity should nevertheless consider based on materiality। IES 1 कहता है कि अगर आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ऑफसेट कर देते हैं तो फिर उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दो टर्मिनल जो होगा कि कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हमारे काम की चीजें, इसको देखते हैं। A component of entity that has been disposed of or is classified as held of sale and represent। जी, डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है कि ऐसी एंटिटी, ऐसा हमारे बिजनेस का कंपोनेंट जिसे हम बेच रहे हैं, जिसे सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, या जिसे बंद कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हम बिजनेस का वो यूनिट जिसे बंद कर रहे हैं, उस बंद करने के प्रोसीजर को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहते हैं। जी, अब आगे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगेन, नेट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और कैपिटल राइट, ये तीन फार्मूलाज हैं। इन तीनों फार्मूलाज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर, नेट एसेट्स क्या होते हैं? आर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। जब टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो वो नेट एसेट्स पे आते हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। लिखा हुआ है 10 इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी। नेट एसेट्स इक्वल होते हैं ऑनर्स इक्विटी। फिर आते हैं नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स आते हैं, इनको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, नेट करंट एसेट्स कह लें या फिर वर्किंग कैपिटल कह लें। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जब हम इनको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें, सेकंड और थर्ड पार्ट को छोड़ दें। 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। इनको देखते हैं और मेरा ख्याल है आज के लिए लेसन हमारा काफी होगा। बाकी लेसन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन और रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन होता है रिकॉग्नाइज करना, सॉरी पहचान करना। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, और रियलाइजेशन का मतलब होता है क्या उर्दू मीनिंग होगा? रियलाइज होना। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन कैश रिसोर्सेज एंड राइट इनटू मनी, और मोर प्रिसाइजली द सेल ऑफ एन एसेट फॉर कैश और क्लेम टू कैश इज नोन एज रियलाइजेशन। आप किसी नॉन कैश आइटम को जो कैश में कन्वर्ट करते हैं, कोई एसेट बेच दिया तो उसके बदले में कैश मिल गया, तो वो एक नॉन कैश आइटम कैश में कन्वर्ट होगी। या जो आपने डेप्रिसिएशन लिखी है तो वो एक नॉन कैश आइटम को आपने बेंगे कैश के तौर पर लिख दिया या रिप्लेस कर लिया। दिस इज का रियलाइजेशन। इन शॉर्ट ये समझ लें कि जो रियलाइज्ड वैल्यू है किसी भी एसेट की, वो रियलाइजेशन कहलाता है। रिकग्निशन होता है पहचान, प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग for inclusion in the financial position and statement of financial performance an item that meets the definition of one of the 5 elements of the statements। हम इन दोनों रिकग्निशन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम वो चीजें लिखेंगे जो
अकाउंटिंग के पांचों एलिमेंट्स के साथ कोई ना कोई मैच होती हो। पांच एलिमेंट्स कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 41 स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रेहेंसिव इनकम आ रही है। मेरे ख्याल है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ वही है तो इसको भी साथ कंटिन्यू करते चलते हैं। दो ही चीजें हैं, उन्हीं चीजों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, पहले हम दो चीजें मैं नाम बता के आया हूं पीछे, उन चीजों को देख लेते हैं। एक तो हमारे पास है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, मैंने ये भी डिटेल में बताया, और चेंजेस इन एक्चुअल गेन और लॉसेज ऑन डेफिनेट बेनिफिट प्लान। किसी प्लान से हमें एक्चुअली जो गेन या लॉस हुआ है वो कंप्रिहेंसिव इनकम में आता है, क्योंकि वो रूटीन हमारा गेन या लॉस नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, उसको पढ़ लेते हैं, जरूरी है। इंपॉर्टेंट नोट ओवर here is that all unrealized gain losses are presented in the statement of comprehensive income। वो तमाम गेन और लॉसेज जो अभी रियलाइज नहीं हुए, जो अभी एक्चुअली हमें मिले नहीं है, हम उनको स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में लिखते हैं। आगे आते हैं जिसका फॉर्मेट देखते हैं। ले जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी कॉस्ट वैल्यू 50,000 है, फेयर वैल्यू 85,000 है, और अनरियलाइज गेन है 35,000। अब देखें अनरियलाइज गेन, अब आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। एक चीज है जिसको हमने खरीदा था 50,000 का, अब वो मार्केट में 85,000 की हो गई है, लेकिन चूंकि अभी तक हमने बेची नहीं है तो वो अनरियलाइज्ड गेन है। अगर आप उसको बेचते हैं तो फिर आपका वो रियल टाइम गेन आ जाता है। फिर एक इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, तो फेयर वैल्यू 6 लाख है, तो 1 लाख रुपए उसकी अनरियलाइज गेन है। एक कॉस्ट है 5,50,000, उसकी फेयर वैल्यू 6,85,000 है, 1,35,000 हमारा अनरियलाइज गेन है। देखिए जी, हमारे पास प्रॉफिट हुआ 6,50,000 का, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो कंप्रिहेंसिव इनकम में किस तरह से डिस्क्लोज करते हैं हम? रीमेजरमेंट गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, ये टोटल किया उसने, सॉरी, ये दो एसेट से 5,000 5 लाख दोनों को जमा कर लिया, यहाँ दोनों जमा 685 आ गया, और इन दोनों को जमा किया 1,35,000 आ गया, तो उसने लिखा रीमेजरमेंट गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स 1,35,000। ये बेसिकली ना हमारी एक्चुअल फिगर दिखाने के लिए होता है कि एक्चुअली हमारी जो भी एसेट्स है उनकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट चलते हैं जी, सिर्फ काम की बात करेंगे, बाकी प्रोसीड कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात वो कर रहा है कि व्हेन अ सेल ऑफ रीवैल्यूड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकर अनरियलाइज्ड पोर्शन ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। जी, अब देखिए, हम जब रियल टाइम एसेट को सेल आउट कर देंगे तो जो हमारा अनरियलाइज्ड पोर्शन था उसमें से जो एक्चुअल वैल्यू थी वो एक्चुअल वैल्यू अन रिटेन अर्निंग में चली जाएगी। यहाँ नीचे आके देखते हैं। देखिए, हमारे पास आ गया 6,50,000 का प्रॉफिट था, 1,35,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, 7,85,000 हो गया। At the start of the year, sample company sold showroom building 1,10,000 and realized the gain on its sale is 25,000। समझ आ गई, यानी कि 50,000 की वो चीज खरीदी थी और अब वो बेच दी। शोरूम बिल्डिंग जो है 85,000 उसकी फेयर वैल्यू थी, हमने उसको बेचा है कितने का? 1,10,000 का, which is reported as realized gain on the sale of building। रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द स्मॉल एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। अब जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया जाएगा। जी, ये देखें, ये 35,000 का जो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा आया है, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम शोरूम सोल्ड ट्रांसफर टू रिटेनिंग, ये 35,000 हम रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी बैलेंस शीट से ये 35,000 कम हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू 1,00,000 रह जाएगी। उसके साथ साथ उसने कहा जी कि जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो भी रिटेन अर्निंग को हमने ट्रांसफर कर दी है। तो हमारे एसेट की वैल्यू रिमेनिंग जो रिवैल्यूएशन है वो 95,000 की रह गई। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना कीजिएगा। टोटल हमारी रीवैल्यूएशन वैल्यू 1,35,000 है। अब हमने एसेट रियल टाइम बेच दिया, तो वो जो अजाफी वैल्यू, जितनी भी इजाफी हमें पेमेंट रिसीव हुई है वो सारी की सारी हमारी रीवैल्यूएशन में से माइनस हो जाएगी, उसे हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, लोन सर्टिफिकेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। टॉपिक नंबर 45 से ऑनवर्ड इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।